खौफ और दहशत के पैगंबर का पर्दा रोज बरोज मजीद चाक होता जा रहा है। खौफ और दहशत की सल्तनत पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखने के लिए वो एहतजाजी मुजाहरे करवाता, मुखालिफिन को कत्ल करवाता, शहर से बोरी बंद लाशें मिलती थी और पार्टी के अंदर जिससे खौफ महसूस करता इसे भी कत्ल करवा देता। एक वो वक्त था कि लंदन में बैठा यही शख्स पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को कंट्रोल करता था। एक फोन कॉल के जरिए कंट्रोल होता था। वो शख्स पाकिस्तान में एक सियासी जमात का बानी था, लेकिन लंदन में रहता। इस शख्स के खिलाफ अगर लंदन में कोई कार्रवाई होती तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर एहतजाज की जद में आ जाता, उसमें आग लग जाती, पूरे का पूरा कराची बंद कर दिया जाता, आग और खून में नहला दिया जाता। कोई कारकुन या रहनुमा चाहे कहीं भी कत्ल किया जाता, वो शख्स पूरे के पूरे कराची को यरगमाल बनाता, पूरा का पूरा कराची इसकी सजा भुगतता। यही कुछ इमरान फारूक कत्ल के बाद भी हुआ। दिन था जुमेरात, तारीख थी 16 सितंबर और साल था 2010। एमकेएम के रुकन इमरान फारूक को लंदन में एजबर के ट्रेन स्टेशन से निकलते देखा गया। वो 204 नंबर बस लेने के लिए बस स्टेशन की तरफ गए। यहाँ तक सीसीटीवी कैमरों ने रिकॉर्ड किया और फिर वो कैमरों की हद से बाहर हो गए। इसके 10 मिनट बाद वो अपने घर के बाहर छुरी के वार करके कत्ल कर दिए गए। 2010 में होने वाले इस कत्ल की पाकिस्तान में तहकीकात का आगाज हुआ। 2015 में 5 साल तक केस चलता रहा और आखिरकार आज इस केस का फैसला आ गया। अपने फैसले में अदालत ने लिखा है कि इमरान फारूक को बानी एमकेएम के हुक्म पर कत्ल किया गया। हालांकि जब इमरान फारूक को कत्ल किया गया उस वक्त बानी एमकेएम ऐसे बयानात देते थे जैसे इन्हें इस कत्ल का बहुत ही ज्यादा दुख हो। इमरान फारूक कत्ल के तीन मुजरिमों खालिद शमीम, मोहसिन अली और मुअज्जम अली को उम्र कैद की सजा दे दी गई है। 10-10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया, जो मकतूल की बेवा को बतौर ज़र तलाफी अदा किया जाएगा। अदालत ने बरतानवी और पाकिस्तानी हुकूमतों को हुक्म दिया है कि वो एमकेएम के बानी मोहम्मद अनवर और काशिफ कामरान को भी गिरफ्तार करे। जब डॉक्टर इमरान फारूक को बरतानिया में कत्ल किया गया तो लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस और काउंटर टेररिज्म के सुराग रसानों ने खोज लगाना शुरू कर दी। सीसीटीवी से हासिल करदा हजारों घंटों पर मुश्तमिल वीडियो फुटेज का जायजा लिया गया। 4000 से जायद गवाहों से बात की गई, 4500 से ज्यादा सबूत और शहादतें जमा की गई। इब्तदाई तौर पर बहुत कम ऐसे शवाहिद थे जो हमला आवरों का सुराग दे सकते थे। गवाह दस्तयाब नहीं थे जो मालूमात दे सके। नाज़रीन, घर के करीब या अतराफ में कोई क्लोज सर्किट कैमरा मौजूद नहीं था जिसमें मुल्जिमान को देखा जा सकता हो। हमला आवरों की शनाख्त के लिए फोरेंसिक सबूत भी फौरी तौर पर मैसर नहीं थे, लेकिन सुराग रसानों ने हिम्मत न हारी। आखिर इन्हें एक ऐसी फुटेज से मदद मिली जो एटीएम में नस्ब कैमरे ने बनाई थी। इस फुटेज से मालूम हुआ कि हमला आवर 2 थे। शिमाली लंदन के एक मकाम पर पहुंचकर दोनों हमला आवरों का बाहमी ताल्लुक सामने आया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस इन तक पहुंचती नाज़रीन, वो लंदन से बरास्ता कोलंबो कराची जा चुके थे। तहकीकात का सिलसिला जारी रहा। 6 दिसंबर 2016 को एमकेएम के लंदन सेक्रेटेरिएट और बानी एमकेएम की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया। वहां से 5 लाख पाउंड की रकम बरामद हुई और इसकी बुनियाद पर बानी एमकेएम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाया गया। ये मुकदमा तो बरतानिया में बना था, लेकिन एमकेएम ने इसके खिलाफ पाकिस्तान में एहतजाज शुरू कर दिया। 2013 को कनाडा से एक शख्स लंदन पहुंचा फोरेंसिक डाटा की बुनियाद पर, जिसे गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के 6 दिन बाद स्कॉटलैंड यार्ड ने बानी एमकेएम के मकान का कई घंटे तक मुहासरा किए रखा और तलाशी ली। इसके चंद दिन बाद उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और तशद्दुद पर उकसाने के इल्जाम में तहकीकात का आगाज कर दिया गया। कत्ल के 5 साल बाद पाकिस्तान में भी तहकीकात शुरू कर दी गई। इमरान फारूक मर्डर केस, वज़ारत दाखिला ने यह फैसला किया है कि इस केस की बाकायदा एफआईआर पाकिस्तान में रजिस्टर की जाए। फिर इमरान फारूक कत्ल केस में तीन गिरफ्तारियां पाकिस्तान से हुई। जून 2015 में 2 मुल्जिमों मोहसिन अली और खालिद शमीम को चमन से गिरफ्तार किया गया। मोहसिन अली को कराची में 90 के करीब एक मकान से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम खालिद शमीम ने अपने एतराफ़ी बयान में कहा कि कत्ल की तारीख 16 सितंबर इसलिए मुकर्रर की गई कि इस दिन बानी एमकेएम की सालगिरह थी। इमरान फारूक का कत्ल बानी एमकेएम के लिए सालगिरह का तोहफा था। फिर इसी खालिद शमीम का एक वीडियो बयान भी सामने आ गया जिसमें उसने कहा कि एमकेएम के बानी इमरान फारूक कत्ल केस में मुलव्वस थे। इस वीडियो में खालिद शमीम ने मुस्तफा कमाल का भी नाम लिया था। ये बात अभी तक राज है कि एक ज़ेरे तफ्तीश मुलजिम की वीडियो सामने कैसे आई। फिर एक बार अदालत ने पेशी के बाद भी खालिद शमीम मीडिया से गुफ्तगू करने में कामयाब हो गया।
उस वक्त उसने इल्जाम लगाया कि बानी MKM और साथियों को CIA, रॉ और MI6 की मदद हासिल। मुलजिमों के खिलाफ अदालती कार्रवाई जारी रही, लेकिन मकतूल के लवाहिकीन एक खौफ के हसार में रहे। एक सहाफी ने मकतूल इमरान फारूक के वालिदैन से बात की तो उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कातिल कौन है। सहाफी ने उनसे नाम लेने का कहा तो उनका जवाब था छोड़ें इस बात। अदालती फैसले के बाद इमरान फारूक की बेवा का रद्द अमल भी सामने आया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, दो चीजें बहुत ताकतवर है, सब्र और वक्त। मुझे शुरू से अल्लाह पर यकीन था, जो भी फैसला हुआ वो बेहतर है। अदालती फैसले पर मजीद तबसरा नहीं करना चाहती। जिंदगी दुख में गुजार रही हूँ, अल्लाह दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सत्तार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब आपके वक्त का। फारूक सत्तार, क्या इस फैसले से मुतमईन है? क्या आपको लगता है सत्तार साहब के इंसाफ हुआ है आपके साथ भी, क्योंकि आपकी एक बड़ी गहरी रग़बत थी इमरान फारूक साहब के साथ, आपके साथ इंसाफ हुआ, इमरान फारूक की फैमिली के साथ इंसाफ हुआ, और जो बानी MKM का नाम लिया गया, क्या सही लिया गया? मुझसे इस फैसले की मुख्तलिफ जो जुज़वियात और इसके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, उस पर हर एक पे अलग अलग कोई एंडोर्समेंट लें, कोई मुझसे कहें कि मैं उसको देखिए। तो मैंने तो सिंपली ये कहा है कि, और पहले दिन से, रोज अव्वल से, कि ये कौमी असासात इमरान फारूक, ये हमारा कौमी नुकसान है। और जितने भी मेरी तहरीक के शोधा हैं, चाहे उनके कत्ल और शहादत का इल्जाम मेरी पार्टी के अंदर सही या गलत जो भी आया है, और जो मेरे शोधा या जो कत्ल हुए उनका इल्जाम मेरे मुखालिफिन पर है, वो भी सही या गलत, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। और जो भी XYZ जिन्होंने कत्ल किया, उन्हें सजा होनी चाहिए। और तो मैंने कहा, अच्छा देखें, कौमी असासात कौमी नुकसान, लेकिन नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? सफर किसने किया? शुमैला भाभी ने, इमरान फारूक की बेवा ने, उनके 2 बच्चों। लेकिन फारूक साहब आपकी बात ठीक है, सुने, उनकी वालिदा ने जी। तो मैंने आज उनसे बात की, मैंने शुमैला भाभी का ट्विटर देखा। शुमैला भाभी ने कहा कि मेरा सब्र और वक्त मेरी ताकत था। उन्होंने कहा कि फैसला बेहतर है। अच्छा। उनकी वालिदा से मैंने बात की कि आप क्या कहती हैं अम्मी जान, वो मेरी माँ की तरह है। मैंने इमरान फारूक के साथ में पढ़ा हूँ, हमने 7 डॉक्टरी की, हाउस जॉब साथ किया हमने। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, अदालत का फैसला है, बेहतर फैसला है, बाकी बातें अल्लाह जानता है, मैं अल्लाह पे छोड़ती हूँ। लेकिन मैंने भी यही कहा कि ये मुनासिब फैसला है जी, और जो इसके आगे के कानूनी मराइल है वो आप भी कवर करें, मैं भी देखूंगा। फरूक वो बात थी कि आप देखिए, आपने खुद फरमाया कि आपका इमरान साहब के साथ कितना अच्छा ताल्लुक था, उनकी फैमिली के साथ आपका कितना अच्छा ताल्लुक है। आप उनकी वालिदा को अपनी वालिदा कह रहे हैं, तो बतौर उनके बेटे होने के, ये तो मैं आपसे पूछ तो सकता हूँ कि फारूक भाई, क्या आप समझते हैं आपको इंसाफ मिल गया? देखिए, हमने कहा कि ये मुनासिब फैसला है, अच्छा, बेहतर फैसला उनकी बेवा ने कहा, उनकी वालिदा ने कहा। तो मैं समझता हूँ कि अब इसमें मजीद अगर हम उलझेंगे और ये प्रोग्राम हम करेंगे और इसकी कोई सियासी नौयत बनाएंगे, तो देखिए, ये मेरा काम नहीं, मैं अदालत नहीं हूँ, ठीक है ना। अब पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल और इंसाफ है, ठीक, बहुत सारी बातें आएंगी ना कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, कत्ल हुई, उनके कातिलों का आज तक नहीं पता, कोई फैसला नहीं हुआ। खान लियाकत अली खान एक बड़ा नाम है ना, इमरान फारूक भाई का कत्ल बरतानिया में होता है और हम यहाँ फैसला होता है, अदालत यहाँ चलाती है, तो ठीक है। फिर भी हमने कहा ना कि चले हम अब आगे बढ़ने। ये 2010 का फैसला था। मैं ये जरूर कहूंगा कि 2010 के बाद से जो MKM का इनेतात और जवाल आया है, मैं उसका गवाह हूँ। हमें बहुत सारी बातों में होश के नाखून लेने चाहिए थे पार्टी को, पार्टी के बहुत सारे लोगों को हमने शायद हम नहीं ठीक हुए, नहीं सुधरे। मैं ये सारी बातें खुल के कहूंगा। ठीक, लेकिन एक बात खुल के नहीं कह रहे फारूक भाई आप, वो ये है कि इस मुनासिब फैसले में जो नाम आया है वो बानी MKM का आया है। तो फारूक सत्तार को ये भी लगता है कि इस मुनासिब फैसले का जो ये हिस्सा है जहां बानी MKM का नाम आ रहा है वो भी ठीक है? देखिए, मैं ना अदालत हूँ, ना हुकूमत हूँ, ना इंतजामिया हूँ, ना तहकीकात करने वाला हूँ। हाँ, अगर बरतानवी हाई कमीशन ने भी आज ये बात कह दी, वो जो टर्नर थे, क्रिश्चियन टर्नर या क्या टर्न, उन्होंने कहा कि भाई ये मुकदमा आगे इसी वजह से बढ़ा कि
उनके इदारों ने ताउन किया, उन्होंने सबूत और शवाहिद शेयर किए, तो जाहिर है कि एक बरतानिया का भी निज़ाम अदल और इंसाफ है, और वो बहरहाल पूरी दुनिया में हमारे निज़ाम अदल और इंसाफ से ज्यादा, सुने निज़ाम अदल और इंसाफ से ज्यादा एस्टेब्लिश है। ठीक है, उनके कानून नाफिज, लेकिन वहां की अदालत में ये मुकदमा नहीं चला, क्यों नहीं चला, ये भी एक सवाल है, उसको भी छोड़ दीजिए, मैं उसकी भी तफसील में नहीं जा रहा। तहफ़्फ़ुज़ात है आपके फैसले पे? नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं तहफ़्फ़ुज़ात में जारी नहीं कर रहा, मैंने तो सिंपल कहा कि अब मुझे लोगों को जोड़ने दें, इस लेगेसी से हमें बाहर निकलने दें। इस सारी बहस में MQM के शोहदा की कुर्बानियां, असीरों की कुर्बानियां, लापता साथियों की कुर्बानियां, दिनों रात की मेहनत, और कराची को अब पानी मिलना चाहिए। फारूक सत्तार साहब, वो बात ठीक है, उन शोहदा को उनके सवालों का जवाब भी तो मिले ना। आप उनके कातिलों को पकड़े, सजा दें, लेकिन कराची वालों को पानी दें, कराची वालों को सर्कुलर ट्रेन दे, कराची में कचरे का निजाम दे, कराची में गटर उबल रहे उसको ठीक करें। ये बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन क्या उन शोहदा के वरसा को कम से कम कुछ तसल्ली दिलासा तो मिले ना, उनको ये बताएं। ठीक है, तारिक अजीम के शोहदा उनके वरसा को तो बताएं। फारूक सत्तार ने कहा था कि उनको पता है कातिल कौन है, वसीम बादामी के शो में सर आपने कहा था, तो सर उनको आप ही ने कहा था सर, देखिए आप कातिलों के नाम बताना चाहते हैं, बता सकते हैं, अभी बताएंगे नहीं तो सर आज मौका है, बता दें। नहीं, मैंने ये वाली बात नहीं की, मैंने ये वाली बात कही कि उनके कत्ल के जो मुहर्रिकात हो सकते हैं और जो प्राइम सस्पेक्ट्स हो सकते हैं, देखिए ना मुकदमा चला ना, उसमें तो किसी को कोई सजा नहीं हुई अजीम अहमद तारिक के मुकदमे में, तो फिर पाकिस्तान की अदालतों से अगर मेरे कारकुनान और MQM के कारकुनान के मुख्तलिफ ग्रुप जो मुख्तलिफ वक्तों में अरेस्ट हुए, ट्राई हुए, अदालत में ट्राई हुए और फिर बरी किए, पाकिस्तान के ही निज़ाम अदल इंसाफ ने किए ना, तो मैं उसको भी देखिए, उनकी फैमिली का गुमान कुछ भी सही, उनकी फैमिली का अगर कोई शक है वो अपनी जगह पर है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, उसके मुख्तलिफ मुहर्रिकात हैं, उसका पस मंजर डिफरेंट है, वो वक्त दूसरा था, उस वक्त क्या सियासत हो रही थी, MQM के खिलाफ एक ऑपरेशन चल रहा था, MQM मातूब थी, और मातूब होने के बाद भी अगर MQM के कारकुनान अगर ये काम कर सकते हैं और फिर भी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में उनके खिलाफ कोई सजा नहीं हुई, अब आप आज फारूक सत्तार के उस पर स्टैंप लगवाना चाहते हैं? स्टैंप नहीं लगवा रहा, मैं तो सर आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ कि कुछ बातें ऐसी चीजें जो चले उन शोहदा के वरसा को कुछ तसल्ली दे देंगी, कुछ उम्मीद दिला देंगी। फारूक सत्तार अगर आज कह देंगे तो आप अच्छा मुझे ये बता दें कि क्या आपको कहा गया था कि आप घर पर रहें, क्योंकि घर पर ना रहें क्योंकि आप वहां पर नहीं थे, फिर आप जो है वो बुरा वक्त हुआ और फिर एक बुरा हादसा पेश आया और अजीम अहमद तारिक साहब जो है वो कत्ल किए गए, आपको कहा गया था घर पे ना रहने का? देखिए, मैंने शायद वसीम बादामी के प्रोग्राम में ये जरूर कहा होगा और मैं उसको दोहरा देता हूँ कि 1 मई को उनकी शहादत हुई थी, ठीक है ना जी, और 30 अप्रैल को उनका फोन आया था मुझे, ये बात मैं बिल्कुल हल्किया भी कह सकता हूँ, और कहा था कि मेरे इल्म में कुछ चीजें आई हैं तो बेहतर है तुम अपने घर पे मत सोना, और मैं भी अपने घर पे नहीं सोऊंगा, शायद नहीं, मैं भी अपने घर पे नहीं सोऊंगा। अच्छा, बाद में मैं सुबह रोता रहा जब मुझे उनकी शहादत की इत्तला मिली कि वो घर पर क्यों सोए। देखें, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे नुमाइंदे अहमर रहमान से, उनसे पूछेंगे कि अहमर ये बताइएगा कि ये तो एक कत्ल है, उसके मुल्ज़मान का फैसला हो गया, वो सामने आ गए, कई ऐसे कत्ल हैं जो MQM के लीडरान के हुए, इल्ज़ामात MQM के ही लोगों पर लगे। क्या आपके पास कोई डाटा है कि कितने ऐसे वज़ीर ऐसे कत्ल इनकी तहकीकात हुई और वो तहकीकात जो है वो अंजाम तक पहुंची? जी देखिए, कराची में ऐसे बहुत लातादाद केसेस हैं जिनके आज तक जो है मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं किए जा सके। मुख्तलिफ वजूहात इसमें हम देखते हैं कि शवाहिद नहीं छोड़े जाते हैं मुल्जिमान की जानिब से, या फिर कोई टेक्निकल वजूहात होती हैं, कोई कॉल ट्रेस जो है वो नहीं की जा पाती है स्पॉट के अतराफ की, जिसकी वजह से कोई शवाहिद ऐसे नहीं मिलते कि मुल्जिमान तक पहुंचा जा सके। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। खास तो अगर हम बात करें कि MQM रिलेटेड जो केसेस थे कि जिसमें उनकी लीडरशिप पे अटैक हुआ, उनके रहनुमा जो है वो कत्ल किए गए, तो उसमें बेशतर ऐसे मुकदमात हैं जिसमें मुल्जिमान गिरफ्तार भी हुए और कुछ ऐसे भी मुकदमात हैं जिनमें कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, और जो कुछ में तो ऐसी गिरफ्तारी
अमल में आई, जिनकी गिरफ्तारी के बाद जो है वो मामला काफी हैरानकुन था। अगर हम बात करें इसी तरह के, जब अब से कुछ अरसे कबल जब 9-0 पर जो कि MQM का एक मरकज तस्वुर किया जाता था, वहां पर रेड कंडक्ट की गई थी रेंजर्स की जानिब से। 11 मार्च को जो एक पहली रेड थी, उस रोज वहां पर एक फायरिंग का वाकया रूनुमा हुआ था, जिसमें वक्कास अली शाह नामी नौजवान जो है वो कत्ल हुआ था। जब बाद में रेंजर्स ने उस पर तमाम तर कार्रवाइयां की, टेक्निकल बुनियाद पर उस पर कार्रवाइयां की, तो शहदादपुर से उन्होंने एक बंदा, एक शख्स आसिफ अली नाम का जो है वो गिरफ्तार किया था, और हैरानकुन तौर पर वो MQM का ही मेंबर था, और उसने सिर्फ इस गर्ज से कि यहाँ पर जो है वो मामला बिगड़ जाए, भगदड़ मच जाए, इस गर्ज से जो है वो उसने अपने साथी को ही जो है वो फायरिंग करके कत्ल किया था, यानी वक्कास को उन्होंने ही कत्ल किया था। इस बात का इकरार भी रेंजर्स की एक जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, उसमें किया गया था। इसी तरह अगर हम बात करें 2013 में मंजर इमाम को जो है वो कत्ल किया गया था, जो कि MQM के रहनुमा हैं। उसमें मुल्जिम मोहम्मद आशिक को गिरफ्तार किया गया था तेसर टाउन से। तो रेंजर्स की जानिब से उस वक्त भी यही क्लेम किया गया था कि ये जो कातिल हैं, इनका ताल्लुक भी MQM से है, और इन्होंने ना सिर्फ और अफराद को भी कत्ल किया है जो कि दीगर किसी जमात से ताल्लुक रखते हैं, बल्कि वो मंजर इमाम के कत्ल में भी मुलव्विस हैं। तो मुख्तलिफ वजूहात रही, कुछ में जो ताल्लुक रखते थे वो इन्हीं की तंजीम से ताल्लुक रखते थे, टारगेट किलर, और कुछ ऐसे भी थे कि कुछ मजहबी जमातों की जानिब से भी इनके रहनुमाओं को निशाना बनाया गया था। जी अच्छा, हम ये क्यों देख रहे हैं अहमर के MQM की लीडरशिप का एक हमें तसलसल नजर आ रहा है? कत्ल होते हैं, टॉप लेवल के लोग कत्ल होते हैं, और अक्सर इल्ज़ाम अपने ही जमात के लोगों पर लगता है, और कहीं ना कहीं ताने बाने जो है वो बानी MQM से भी जा मिलते हैं। आज के केस के अलावा क्या कोई और भी पकड़ा गया, कोई और भी ऐसा केस सामने आया जहां फैसला हुआ हो और ताने बाने बानी MQM से मिलते हो, अपने ही लोगों पर मिलते हो जाके? जी देखिए, ये बड़ी अफसोस की बात है। अगर हम सिर्फ इस मर्डर की ही बात करें, डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस की, तो ये कोई एक फिल्मी सीन सा तस्वुर किया जा सकता है कि कैसे बाकायदा कराची से 2 लोगों को लंदन भेजा जाता है सिर्फ मर्डर करने के लिए। उनका वहां पर यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया जाता है, वो वहां जाते हैं, कत्ल करते हैं, और उसके बाद वहां से फरार होकर जो है वो यहाँ आते हैं। तो ये एक फिल्मी सीन सा तस्वुर किया जाता है। इसी तरह कराची में और भी ऐसे कई मर्डर हैं जिनमें मुल्जिमान को ना सिर्फ इस तरह सहूलतकारी फराहम की गई, और सिर्फ इसलिए कि उनका अपना ओहदा, यानी कि बानी MQM का सिर्फ अपना ओहदा जो है वो खतरे में ना आए, इसकी वजह से ये कार्रवाई भी अमल में आई, जैसे कि इसके डिसीजन में भी लिखा हुआ है। बल्कि माजी में इस तरह के वाकयात और भी हो चुके हैं कि उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए दीगर को जो है वो निशाना बनवाया। अच्छा अहमर, मुझे ये बताइएगा कि कोई अदाद शुमार आपके पास है? 2014 में देखे, हमने देखा कि ये वहाँ जाते हैं और वहाँ पे कत्ल कर कर आते हैं। अब इनका इसका मतलब है कि इनका नेटवर्क वगैरह मजबूत था, इनके रिसोर्सेज बड़े मजबूत थे। तो आपके पास कोई डाटा है कि कितना तसलसल हमें नजर आ रहा है इनकी इस तरह की एक्सपेंशन का? जी देखिए, सिर्फ इस तरह की एक्सपेंशन का नहीं, बल्कि अगर हम बात करें कि कराची की, तो 2011 में जहां 2042 कत्ल हुए थे, 2012 में 2400 से ज्यादा कत्ल हुए थे, 2013 में 2700 तक ये फिगर गई। लेकिन जब 2013 में कराची ऑपरेशन का आगाज किया गया तो ये ग्रेजुअली कम होना शुरू हो गई। फिगर 2014 में एकदम 1800 पे आ जाती है, फिर 2015 में 900 के करीब है, फिर 2016 में 660 से ज्यादा है, फिर 2017 में 580 हैं। इसी तरह 2019 में हम आते हैं तो ये 500 से भी अंदर है, यानी कि 490 के करीब ये फिगर है जो शहर में कत्ल गारत हुई। तो इस तरह ये फिगर जो है वो हर साल कम होती जा रही है, यानी कि जो नेटवर्क्स कराची में काम कर रहे थे जिसमें कत्ल खासतौर पे यानी कि टारगेट किलिंग या किलिंग कर रहे होते थे, तो वो काफी हद तक टूटे। लेकिन जब भी हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारों से बात होती है तो वो ये जरूर कहते हैं कि स्लीपर सेल्स, चाहे वो कलदम तंजीमों के हों या फिर सियासी जमातों के अस्करी विंग हो, वो तमाम तर उनके स्लीपर सेल्स जो है वो अब भी मौजूद हैं, जिनको वक्तन फवक्तन तोड़ने की कोशिश की जा रही होती है। लेकिन वो कभी भी ऑपरेट करते हैं और फिर कोई कार्रवाई करते हैं और उसके बाद वापस जो है वो अपने उसी बिल में घुस जाते हैं। लेकिन स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, उनको भी कानून नाफिज करने वाले इदारे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या हमारे पास कोई एक रफ फिगर है अहमर के कितने ऐसे टारगेट किलर्स पकड़े जा सके हैं पिछले चंद सालों में जिनका ताल्लुक सियासी जमात से हो, और अगर है तो फिर वो पर्टिकुलरली किस खास सियासी जमात से हुआ करता था? जी देखिए, इसका कोई खास फिगर ये तो नहीं है कि किस जमात से जो है वो ज्यादा किसी का तस्वुर किया जाता है कि वो किससे ज्यादा है। कराची में बेशतर जो है वो सियासी जमातों के टारगेट किलर्स माजी में पकड़े गए हैं, जिसमें न सिर्फ जो है वो ऐसे थे जो कि ठीक है अहमर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, इमरान फारूक के कातलों को तो सजा मिल गई, लेकिन क्या खौफ, दहशत, कत्लो गारत की तारीख भी दफन हो गई? एक दौर वो भी गुजरा है जब कराची से बोरी बंद लाशें मिलना मामूल था और इसके पीछे MQM का नाम ही लिया जाता था। एक शख्स की दहशत
पूरे कराची के अमन को दाव पर लगा देती थी। सफाक टारगेट किलर्स पकड़े जाते थे जो अपना ताल्लुक इसी जमात से बताते थे। एमक्यूएम इस लिहाज से मुनफरिद सियासी जमात है कि इसके सबसे ज्यादा रहनुमा कत्ल किए गए, और इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि इसी पर कत्ल करने के इल्जामात भी लगते रहे। एमक्यूएम के वो रहनुमा जिन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी, इनमें से बहुत से रहनुमा पुरस्कार तौर पर मार दिए गए। अजीम तारिक एमक्यूएम के बानी रहनुमाओं में से थे, मार दिए गए। नायब चेयरमैन बदर इकबाल मार दिए गए। जनरल सेक्रेटरी इमरान फारूक मार दिए गए। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी खालिद बिन वलीद वो भी मार दिए गए। सेक्रेटरी खजाना SM तारिक मार दिए गए। पहले सेनेटर निशात मलिक उनको भी मार दिया गया। साबिक मेयर कराची रज़ाक खान मार दिए गए। इन सब बानी रहनुमाओं को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। ये इल्जाम भी लगता रहा कि एमक्यूएम ने खुद ही अपने रहनुमाओं को कत्ल कराया, फिर खुद ही इनके जनाजे पढ़े, फिर खुद ही इस कत्ल के खिलाफ एहतजाज भी किया और शहर बंद करा दिया। मुतहदा रहनुमाओं के कत्ल की फहरिस्त 1993 से शुरू होती है नाजरीन, जब अजीम अहमद तारिक को निशाना बनाया गया। फारूक सत्तार बताते हैं कि हमले की मुखबरी पहले ही हो चुकी थी। फारूक सत्तार के इंटरव्यू से मालूम होता है कि वो बहुत सी बातों से वाकिफ है, लेकिन बता नहीं रहे। अदालत ने इमरान फारूक कत्ल में भी बानी एमक्यूएम को मुलव्विस करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में कई बार बानी एमक्यूएम को कत्ल का जिम्मेदार करार दे चुके हैं। एमक्यूएम के साबिक रहनुमा मुस्तफा कमाल तो बानी एमक्यूएम पर बात करते हुए बाकायदा रो पड़े थे और महाजर कौम की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार भी बानी एमक्यूएम को ही करार दिया था। कहाँ ले गया ये आदमी हमें? ये कौम जो कि तहजीब याफ्ता कौम थी आज बदतहजीब हो गई। ये कौम जो कि पढ़े लिखे थे, बाप दादाओं का विरसा था हमारे पास, आज ये जाहिल हो गई है। ये मुहिब्बे वतन लोग थे पाकिस्तान के तमाम इदारों में, ये आज रॉ के एजेंट। मुस्तफा कमाल ये इल्जाम भी लगाते हैं कि बानी एमक्यूएम को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की हिमायत हासिल। भारत बानी एमक्यूएम के जरिए कराची में बदअमनी फैलाता था, अदम इस्तेहकाम पैदा करता था। आपको मैं पहले बता भी चुका हूँ, बल्कि बता नहीं चुका, सुना चुका हूँ खुद एक मुजरिम की जुबानी के एमक्यूएम के उस वक्त के एमक्यूएम के मेयर और रुकन मुस्तफा कमाल भी, उनका नाम भी उन्होंने उस शख्स ने जो लिया है, मैं खालिद शमीम की बात कर रहा हूँ, उसका मैंने आपको क्लिप सुनवाया था थोड़ी देर पहले, उस शख्स ने मुस्तफा कमाल साहब का नाम भी लिया। साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्जा ने भी बानी एमक्यूएम पर इल्जामात लगाए थे कि वो लंदन से बैठकर कत्ल गारत का हुक्म जारी करते थे। इस बुनियाद पर उन्होंने एमक्यूएम को भी एक दहशतगर्द जमात करार दिया था। साबिक गवर्नर और मारूफ समाजी कारकुन हकीम सईद को कत्ल किया गया तो उसके ताने बाने भी बरतानिया में मौजूद बानी एमक्यूएम से जाकर मिले। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कत्ल में मुलव्विस बंदे हवाले करने के लिए इन्हीं से राब्ता किया था। एमक्यूएम के साबिक अरकान ने खुद एतराफ किया है कि पार्टी के कारकुन सैकड़ों अफराद की टारगेट किलिंग में मुलव्विस रहे। एमक्यूएम के बारे में कहा जाता है कि ये अजीब जमात है। इल्जाम लगता है कि इसके लोग खुद ही कत्ल करते हैं और खुद ही जनाजे को कंधा देते, लाश भी ठिकाने लगाते हैं और मकतूल के घर वालों को गले लगाकर दिलासा भी देते। जिस पिस्तौल से जान लेते हैं वही पिस्तौल दुकानदारों को दिखाकर दुकानें बंद कराते और यौम सोग मनाते। आज इमरान फारूक के कातलों को तो सजा मिल गई, लेकिन क्या खौफ, दहशत, कत्लो गारत की तारीख भी दफन हो जाएगी? नाजरीन, ये सवाल अभी भी अधूरा है। एक वक्फा लेते हैं, हाजिर होते हैं। नाज़रीन, स्मार्ट लॉकडाउन है क्या और इससे होगा क्या? क्या जो नताइज मुकम्मल लॉकडाउन से भी नहीं मिल सके थे, क्या स्मार्ट लॉकडाउन से मिल पाएंगे? कोरोना फैलाव वाले इलाके हर रोज बंद हो रहे हैं। सैकड़ों इलाकों को सील किया जा चुका है और मजीद भी कई इलाकों को सील किया जा रहा है। और आज इसी स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली के तहत कराची की आधी से ज्यादा आबादी को घरों में महदूद कर दिया गया। कराची के 6 अजला में कोरोना के हॉटस्पॉट्स की निशानदही की गई है, इसलिए शहर के हर जिले में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। कराची के अजला कुरंगी, जनूबी, शर्की, गरबी, सेंट्रल और मलीर के ये मखसूस इलाके 15 दिन के लिए बंद रहेंगे। लॉकडाउन वाले इलाकों में आने और जाने वालों को मास्क लगाना लाजमी होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। तिजारती सरगर्मियां बंद, सिर्फ खाने पीने के सामान वाली दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे, लेकिन वो भी सिर्फ शाम 7 बजे तक। और मुतासरा इलाकों में दूसरे इलाके के रिहायशियों के दाखिले पर भी पाबंदी होगी।
कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन के मुताबिक इन इलाकों की तमाम सनतें भी बंद रहेंगी और जो भी इन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करेगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक जानिब सिंध हुकूमत वफाक की पॉलिसीज के तहत अहकाम जारी कर रही है, लेकिन साथ ही इन पॉलिसीज को तनकीद का निशाना भी बना रही है। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि वफाक की हुकूमत कोरोना के हवाले से मौसर हिकमत अमली नहीं बना सकी। खान तो पहले दिन से कह रहे कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, सब मर जाएंगे। मैंने कहा था कि आप एयरपोर्ट्स बंद कर दें इमीडिएटली और लॉकडाउन पे जाएं, लेकिन उस वक्त कहा गया कि नहीं, हमारे सारे पड़ोसी मुल्कों में से इन्फेक्शन रेट इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा है, हमारी अमवात पर मिलियन सबसे ज़्यादा है। वज़ीर आज़म साहब को कह रहा हूँ कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशंस हैं उनको फॉलो करें। मुराद अली शाह ने कोरोना के मामले पर ही वफाक पर तनकीद नहीं की, बल्कि टिड्डी दल के मसले पर भी हुकूमती हिकमत अमली को तंज का निशाना बनाया। उन्होंने वफाकी वज़ीर इत्तलात के बयान का हवाला देते हुए मज़ाहिया अंदाज में तनकीद। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हम टिड्डी दल का भी ऐसे ही मुकाबला करेंगे जैसा हमने कोरोना का किया। ये खबर सुन के टिड्डी दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। 3 जून को वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा था कि हम जिस तरह कोरोना से निपटते हैं उस तरह से टिड्डी दल के मामले पर भी हम काम करेंगे। अभी एक इदारा जो बनाया है NLCC, नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर, ये एक उसी मुनज़्ज़म तरीके से जिस तरह के हम कोविड को एड्रेस कर रहे हैं उसी मुनज़्ज़म तरीके से हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है तो लोकस्ट के इशू को एड्रेस करेगा। वफाकी हुकूमत के इक़दाम पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन इस वक्त वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के तहत मुल्क में मखसूस जगहों पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कराची के बाद हैदराबाद में भी स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया। हैदराबाद के कोरोना फैलाव इलाकों में कल सुबह 9 बजे से 2 हफ्तों तक के लिए लॉकडाउन नाफिज रहेगा। इसके अलावा सिंध में लाड़काना और घोटकी के भी कई इलाके स्मार्ट लॉकडाउन की जद में आएंगे। 15 जून को नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना हॉटस्पॉट्स की निशानदही की थी, जिनमें कराची के साथ साथ लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत कई मुल्क के 20 शहरों के नाम शामिल थे। इस वक्त मुल्क में नाज़रीन कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। 24 घंटों में 118 जानें जा चुकी हैं, जिससे मजमूई अमवात की तादाद 3100 को छू रही है। और नाज़रीन एक दिन में 5358 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 1,60,000 से बढ़ चुकी है। हुकूमत इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन कर रही है। कराची में स्मार्ट लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है, इस अपडेट लेंगे हमारे नुमाइंदे अली हफीज से, और इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी साहब भी मौजूद होंगे। हफीज, ये बताइएगा कि कौन से इलाके अहम, अच्छा किस तर्ज का लॉकडाउन है ये? क्या तमाम इलाकों में यकसा लॉकडाउन है या कहीं पर इसको कहीं पर ईज दी गई है, कहीं पर सख्त रखा गया? जी बिल्कुल, कोरोना केसेस जैसे कराची में बढ़ रहे हैं तो हुकूमत सिंध ने पहले मनसूबबंदी की, कौन से इलाके आइडेंटिफाई किए, तो कराची के अंदर 43 यूनियन काउंसिल उससे मुंतखब की गई कि यहाँ पर जो है लॉकडाउन किया जाएगा, सख्त लॉकडाउन किया जाएगा ताकि मज़ीद कोरोना केसेस यहाँ पर ना हो सकें। अगर हम बात करें 6 डिस्ट्रिक्ट शहर की, उसमें 43 यूनियन के काउंसिल हैं जिसमें ये इंतखाब किया गया, जिसमें कुरंगी है, मलीर है, शाह फैसल है, नॉर्थ कराची है, FB एरिया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट साउथ में बात कर लें, खारा दर है, रंचुलाइन है, डिफेंस है, बंस रोड शहर की सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट है, उर्दू बाजार है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के तमाम इलाके जो है 43 यूनियन कमेटियाँ हैं, जिसमें कहा गया है कि शाम जो है आज 7 बजे जो है कन्नाते लगा के लॉकडाउन किया गया कि तमाम इलाका कॉर्डन ऑफ किया जाएगा। जबकि यहाँ पर रहने वाले जो है अगर वो घर से बाहर निकलेंगे तो एक शख्स घर से निकल सकता है जो NIC लेके निकलेगा, जो अद्वियात की दुकान और ज़्यादा जो खाने पीने का सामान होता है खुद जो बहुत ज़रूर होते हैं घर के अंदर, तो वो लेने जा सकता है। इसके अलावा इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाएगा कन्नाते लगा के, पुलिस का स्टाफ, पुलिस एहलकार, इसके अलावा जो डिप्टी कमिश्नर जो निज़ाम है शहर का, उसके लोग जो है वो इलाके के बाहर मौजूद रहेंगे। हमने पहले भी देखा कि कमिश्नर निज़ाम ने कुछ इलाकों में जो है लॉकडाउन जब शहर में किया था तो लेकिन सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो जाती है, बातें कमिश्नर निज़ाम ज़्यादा करते हैं। अगर हम बात करें रमज़ान के अंदर जो कीमतों पर अमल दरामद जो है अशिया खुदनोश की कीमतें जो होती हैं उसमें कंट्रोल नहीं कर पाता कमिश्नर निज़ाम, ये लॉकडाउन पे किस तरह इम्प्लीमेंट करवाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। ये बताइएगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाएगी, कितनी हमें देखिए इसके ऊपर जब बात करते हैं सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से तो बड़े बददिल नजर आते हैं, वो इस तरह के लॉकडाउन के हक में नहीं है। तो इस तरह के लॉकडाउन को लगा बिलाखिर रहे हैं, तो क्या उसको इम्प्लीमेंट भी इसी बेदिली से करवाएंगे या आपको लगता है कि जरा सख्ती से अमल किया जाएगा इस पर?
देखिए, सबसे बड़ी बात ये, शहर के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट जो है डिप्टी कमिश्नर हैं और 1 कमिश्नर कराची। ये जो है इंतजामी अमूर के जो है सरबराह होते हैं, यही तजवीज़ देते हैं, प्लानिंग करते हैं और जो है इनका ही काम है इम्प्लीमेंट करवाना। लेकिन देखने में यह आया कि जब रमज़ान के अंदर कीमतों का मसला जो होता है शेख खुर्दुनोश की, उस सिलसिले में जो है कमिश्नर साहब पूरा नाकाम नज़र आता है। तो कमिश्नर साहब खुद भी दफ्तर से नहीं निकलते, डिप्टी कमिश्नर जो है वो भी दफ्तर से नहीं निकलते। तो एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। इन्होंने इम्प्लीमेंट के लिए जो है वो हुक्मनामा जारी कर दिया, अब पुलिस की जिम्मेदारी लगाइए कि वो जो है इम्प्लीमेंट करवाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली हफीज, आपने हमें अपडेट किया। नाजरीन, ये तो सूरत हाल थी एक अहम लॉकडाउन के हवाले से। तारीखी मुकदमे, तारीखी समात नाजरीन जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई उस पर हम बात करेंगे। हैदर वहीद हमारे साथ मौजूद होंगे इस वक्फे के बाद। कराची के लॉकडाउन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सूबाई वजीर सईद गनी साहब। गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप ये लॉकडाउन किस तरह लगा रहे हैं? मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? कराची के शहरी जानना चाहते हैं, क्या मुकम्मल लॉकडाउन होगा, कर्फ्यू की सूरत होगी, मशरूत होगा, किन इलाकों में किस तरह का लॉकडाउन लगाया जाएगा? देखिए, एक तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम इस वक्त फिलहाल तो पाबंद हैं इस बात के कि वफाकी हुकूमत जो फैसला करती है, जो एनसीसी में डिसीजन होता है, एनसीओसी में होता है, उस पर अमल करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें ये कहा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट फैसले करेगी और बाकी सूबे उसको फॉलो करें। अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम वो फैसला करें जो दीगर सूबे नहीं कर रहे या वफाकी हुकूमत नहीं कर रही है। मैं पिछले कई दिनों से कह रहा था, आज सीएम साहब ने भी कहा और जो एनसीओसी की हमारी मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने बात कही, बात यही रखी प्राइम मिनिस्टर के सामने कि अगर लॉकडाउन करना है तो फिर मुकम्मल लॉकडाउन करें ताकि उसका फायदा हो और उसका इम्पैक्ट नजर आए लोगों को, और जो लोगों को जो उसका स्प्रेड है वायरस का, उसकी हम किसी चेन को ब्रेक कर सकें और इसके स्प्रेड को रोक सकें। जितनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं उसको हम स्लो कर सकें। वज़ीर आज़म साहब ने स्ट्रेट अवे इस पे मना तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि फिलहाल इस पर मजीद हम बात करेंगे। तो ये जो पहले इसको कोई स्मार्ट लॉकडाउन कह रहे थे, अब सिलेक्टेड, पता नहीं सिलेक्टिव लॉकडाउन कहते हैं, कोई और नाम देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ, या हमारे सूबा सिंध की हुकूमत का ये ख्याल है कि इस किस्म के लॉकडाउन का फायदा अगर होना था तो उस वक्त हो सकता था जब नंबर ऑफ केसेस कम थे, हम उसको आसानी से कंट्रोल कर लेते जी। लेकिन अब चूंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और तकरीबन पूरे मुल्क के हर इलाके में, और खासतौर पर बड़े शहरों की बात करें तो कराची, लाहौर, तो आप किस किस्म का लॉकडाउन प्रपोज करते हैं सर अपने सूबे में? देखें, हमारा ये ख्याल है कि पूरे मुल्क में होना चाहिए और कम से कम 2 हफ्ते का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए, जिसमें किसी भी किस्म की आमद और रफ्त जो है वो ना हो और मुकम्मल तौर पर सारी चीजें बंद हो। उसका फर्क पड़ सकता है, बाकी अदरवाइज ये जो हम कर रहे हैं इस वक्त, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो फिर अब करना क्यों पड़ रहा है आपको? मतलब कर क्यों रहे हैं? आपको लग रहा है कि नहीं इम्पैक्ट आएगा, इकोनॉमी का नुकसान भी होगा, लोगों का कारोबार भी बंद होगा, तो फिर आप कर क्यों रहे हैं सही साहब? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि एक तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि तमाम सूबे उसी पॉलिसी पे चलेंगे, एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, वफाकी हुकूमत फैसले करे और सूबे उस पर अमल दरामद करें। तो हमारे लिए सबसे बड़ी तो जाहिर है कि बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने जब हुक्म किया है तो हमें उसको अमल करना है उस पर। दूसरी वजह यह है कि अगर तो पूरे मुल्क में एक जैसा नहीं होता तो बदकिस्मती से वही सूरत हाल होगी जो आगाज में हुई थी कि सूबा सिंध ने अगर एक फैसला किया, बाकी सूबों ने फॉलो किया, इस्लामाबाद ने भी किया, लेकिन पीटीआई के फेडरल मिनिस्टर्स ने, हमारे सूबे के अपोजिशन के उनके जो एमपीएज हैं, उन्होंने जिस किस्म का तूफान बदतमीजी मचाया उससे मसाइल पैदा हुए, और जो एक इम्पैक्ट उसका आना चाहिए था या जो फायदा हम उठा सकते थे, लोगों की जानों को बचा सकते थे, इस वायरस से बचा सकते थे, वो हम करने में नाकाम हुए। तो एक इंसाइटमेंट भी थी, लोगों को उकसा रहे थे, बहुत सारी चीजें कर रहे थे, वो चीजें दुरुस्त नहीं थी। अगर वजीर आजम की सतह पर फैसला होता है, एनसीसी की सतह पर होता है, एनसीओसी की सतह पर होता है, तो फिर पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा और कोई सियासी जमात उसको मुखालफत भी नहीं करेगी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पर अमल करते हुए, उनको मलूज़े खातिर रखते हुए और फेडरल के कैबिनेट के फेडरल एनसीओसी के फैसले को भी मद्देनजर रखते हुए अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं और एक अच्छा लॉकडाउन लगा देते हैं, मौसर लॉकडाउन लगा देते हैं, तो उसमें फिर क्या हर्ज है? अगर लगाना ही है तो फिर सही वाला लगा दे। नहीं, देखें, इसमें मैं समझता हूं कि ये, मैं तो कह रहा हूं आपसे ना, आज सीएम साहब ने एनसीओसी की मीटिंग में भी ये बात कही है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर में की उसमें भी उन्होंने उसका तस्करा किया है
और मैं ज़ाती तौर पर ये मेरा मौक़िफ़ था, मैं कहता रहा। तो हमारा तो बिल्कुल ये क्लियर था कि ये जो लॉकडाउन सिलेक्टेड लॉकडाउन है इसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अब मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ हम कर देते हैं, बाकी मुल्क में नहीं होता, ट्रेन्स चल रही होती हैं, हवाई जहाज़ आ रहे होंगे, बसें आ जा रही होंगी, तो वो जो मकसद होता है लॉकडाउन का वो उस पे फिर ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए आपको फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट भी चाहिए होती है और तमाम सूबों के दरमियान भी जो आमद रफ्त है वो बंद करनी पड़ेगी आपको। तो अब सही साहब, आखिर में सिंध क्या समझता है, इसका हल क्या है? सिंध के लिए आप क्या समझते हैं, इसका हल क्या है? देखिए, हम ये समझते हैं कि पूरे मुल्क में इसका जो हल हमें नजर आता है, सिर्फ सूबा सिंध की मैं बात नहीं करता हूँ, कि आपको कम से कम 2 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन करना चाहिए, जिसको मैं अपने अल्फाज में कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन कहता हूँ, जो ज़ाहिर है मुश्किल काम है करना, लेकिन बहरहाल ये एक मुश्किल फैसला ही आपको करना पड़ेगा, सख्त फैसला ही आपको करना पड़ेगा, अनपॉपुलर डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, जिसमें लोगों को तकलीफ जरूर होगी लेकिन उससे कम होगी जो हम देख रहे हैं कि खुदा न खास्ता जिस तेजी से ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। असद उमर साहब ने खुद जो नंबर्स बताए हैं, हम अपने नंबर नहीं बताते, जो वो कह रहे हैं, अगर उन नंबर्स पर हम चले जाते हैं जुलाई के एंड में, तो अल्लाह रहम करे जी, बहुत सूरत खराब होगी और फिर मैं समझता हूँ सवाए पछतावे कि हमारे पास कुछ नहीं होगा। ठीक है सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। तारीखी मुकदमे की तारीखी समाअत जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के सामने जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा के अपने वीडियो बयान में कहा गया कि इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने जज के दफ्तर का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जब उनके शौहर सिर्फ एक वकील थे तो उन्हें 5 साल के लिए पाकिस्तानी वीज़ा दिया गया और उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो जनवरी 2020 में इन्हें सिर्फ 1 साल का वीज़ा जारी किया गया। सरीना ईसा ने अदालत को बताया कि पहली जायदाद 2004 में बरतानिया में खरीदी। साथ ही ये भी बताया कि मेरे नाम से रकम बैंक अकाउंट से लंदन भेजी गई, जिस अकाउंट से पैसा बाहर गया वो मेरे नाम पर है। जस्टिस ईसा की अहलिया ने बताया कि एक प्रॉपर्टी 26,300 पाउंड में खरीदी गई और फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में 7 लाख पाउंड की रकम मुंतकिल की गई। उन्होंने बताया कि उनकी ज़रई ज़मीन उनके नाम पर है, ज़रई ज़मीन का खामन से ताल्लुक नहीं है, ज़रई ज़मीन विरासत में मिली है। इस मौका पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये रिमार्क्स दिए कि हमने नोटिस किया है कि आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन हमारे पास मुकदमा मेरिट पर सुनने का हक नहीं। इसका फैसला मुतल्लिका अथॉरिटी यानी FBR और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है। जस्टिस ईसा की अहलिया के बयान से पहले वफाक के वकील फरोग नसीम ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे। दलाइल के दौरान इन्हें बेंच के मुअज़्ज़िज़ अरकान की जानिब से मुश्किल सवालात का सामना भी रहा। जब इस समाअत के दौरान इस मुकदमे के अलावा दीगर मामलात पर भी अहम सवालात उठाए गए, जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर किसी जज के खिलाफ मवाद इकट्ठा नहीं हो सकता। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने सवाल उठा दिया कि जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया का दुरुस्त नाम हमें मालूम नहीं, हुकूमत को अहलिया के दुरुस्त नाम का कैसे पता चला? क्या हुकूमत ने शिकायत कुनंदा वहीद डोगर से पूछा कि वो मालूमात कहाँ से लेकर आए हैं? जस्टिस मकबूल बाकर ने भी फरोग नसीम से सवाल किया कि वहीद डोगर को कैसे पता चला कि ये जायदादें गोशवारों में जाहिर नहीं की गई। फरोग नसीम इन सवालों के जवाब न दे सके। उन्होंने कहा कि नहीं मालूम कि वहीद डोगर को ये मालूमात कहाँ से मिली। जब ये सवाल जवाब हो रहे थे नाज़रीन, तो बेंच के सरबराह ने एक इंतहाई अहम मामले की भी निशानदही की। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फरोग नसीम को मुखातिब करते हुए कहा कि जज को मालूम होना चाहिए कि वो अवाम की नज़रों में है। आपकी नाक के नीचे ज़िलाई अदलिया में क्या होता है आपको इल्म नहीं। उन्होंने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक का हवाला देते हुए कहा कि इस शरीफ आदमी का माजी अच्छा नहीं था, इसके खिलाफ हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की और फिर सुप्रीम कोर्ट को ही इस पर कार्रवाई करना पड़ी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इंजीनियरिंग के इल्ज़ामात लगते हैं, मुझे अफसोस है इसमें हमारे इदारे को इस्तेमाल किया गया है। फिर जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि एहतसाब के नाम पर इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसके बारे में भी लिखेंगे। 8 घंटे की तवील समाअत के दौरान फरोग नसीम अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके, जिसके बाद केस की समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी गई। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है नाज़रीन, सदारती रेफरेंस हुकूमत को भारी पड़ता नजर आ रहा है। आज की अदालती कार्रवाई के बाद हुकूमत कहाँ खड़ी है और इसके क्या असरात हो सकते हैं, इस हवाले से बात हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून हैदर वहीद साहब। हैदर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहला और पर्टिनेंट क्वेश्चन सर ये है कि अगर ये मामला FBR को चला जाता है सर और वहां पर कार्रवाई शुरू हो जाती है,
लेकिन जो दरख्वास्त काजी फाइज ईसा साहब ने दी हुई है कि हुकूमत की बदनीयती शामिल है इस रेफरेंस में, हुकूमत की मैलिफाइड इंटेंशन इसमें शामिल है, उस दरख्वास्त का क्या होगा? लेकिन ये तो जज साहिबान के ऊपर है, वो इस जो है केस को रैप अप करके ये भी कह सकते हैं कि ये पहले एफबीआर के पास जाएगा, और अगर एफबीआर में कोई रॉन्ग डूइंग फाइज ईसा साहब के हवाले से पाई गई तो उस सूरत में फिर जो है वो रेफरेंस जो है वो रिवाइव होगा। वो ये भी कर सकते हैं कि इस वक्त ये ऑर्डर कर दें कि रेफरेंस जिस तरह से फाइल किया गया है, क्योंकि एफबीआर के ये तयन किए बगैर किया गया है कि आया कि सेक्शन 116 की वायलेशन है भी या नहीं, तो ये रेफरेंस जो है इसको हम खत्म करते हैं, लेकिन अगर वहां वायलेशन निकल आती है तो नया रेफरेंस जो है वो फाइल किया जा सकेगा। अब ये तो सवाबदीद है बेंच किस तरह से इस केस को रैप अप करते हैं जब वो एफबीआर को ये मामला भेजते हैं, अगर तो वो भेजते हैं, अभी ये बात वाजे नहीं है, बट इशारा डेफिनेटली जो बेंच लीड कर रहे हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, ये तो बड़ा क्लियर था कि उनका जहन जो है जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस किया कुछ इसी तरफ जा रहा है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि बाकी 9 जजेस भी उनसे इस हवाले से सहमत हों, लेकिन बीइंग द हेड ऑफ द बेंच उनकी बात को बेइंतहा वजन जरूर देना चाहिए। अच्छा हैदर साहब, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस साहिबान के रिमार्क्स, उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी मैटर कर रही हैं। कोई वेटेज मिलेगा? जैसे कि कहा गया एहतसाब के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है, ये एक बड़ा ही आम रिमार्क था। इसके साथ साथ जजेस जिस तरह से कंटेंट नजर आए, मुतमईन नजर आए जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के जवाब से, उनकी अहलिया के जवाब से, उसका भी असर पड़ेगा एफबीआर की प्रोसीडिंग्स में? ये कहना कि जज साहब के जो सारे रिमार्क्स हैं उनको हम इस तरह से लें कि एफबीआर के पास फिर कोई चॉइस नहीं रह जाती क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो मुतमईन है, तो ये मुतमईन होने का ये लाजमन मतलब नहीं है कि जो सारी बातें की गई हैं उनको उन्होंने मनोअन सच तस्लीम किया है, लेकिन बज़ाहिर जिस तरह से सामने चीजें आई हैं वो इस चीज से मुतमईन थे कि हर चीज जो है उनके पास कुछ ना कुछ है, और अगर यही चीजें एफबीआर के सामने साबित हो जाती हैं तो फिर जाहिर है कि आगे रेफरेंस जो है उसका चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बात भी जाती है हैदर साहब, हम किसी की तरह की प्रिजम्पशन नहीं कर रहे क्योंकि मामला सब जुडिस है, लेकिन अगर यहाँ पे हम फैक्ट को देखें, जब उनकी अहलिया ये कह रही हैं कि ये मेरी है और उसकी ट्रेल भी दे रही हैं, सबूत भी दे रही हैं, और ये भी साथ में कह रही हैं अहम नुक्ता कि इनका मेरे शौहर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो एफबीआर में क्या साबित होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट? जब वो कह रही हैं कि इसका शौहर से ताल्लुक ही नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि फिर वह वहां पे हुकूमत और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से कोई ताल्लुक जो है वो साबित नहीं हो पाएगा? हुकूमत का काम ही था कि लिंक साबित करे, जब लिंक ही साबित नहीं हो पाएगा तो फिर तो मामला खत्म। नहीं, बट लेकिन एफबीआर भेजने की वजह ये होगी ना कि ये लिंक साबित हो या ना हो, इस चीज का तयन जो है वो एफबीआर करे, क्योंकि आया कि टैक्स लॉज की वायलेशन हुई है या नहीं हुई, और जस्टिस साहब ने डिस्क्लोज ये करने थे एसेट या और उन्होंने नहीं किए, या उन्हें करने ही नहीं थे, उनके थे ही नहीं, ये तो बेगम के थे। इन सारी चीजों को ही जो है का ही तयन करने के लिए इस केस को भेजा जाएगा एफबीआर, अगर भेजा जाएगा। ये अगेन मैं कह रहा हूं कि आज जो जिस तसल्ली का इजहार जज साहिबान ने किया उसको इस चीज से लाजमन कंफ्यूज ना किया जाए कि वो एफबीआर को कह रहे थे कि ये हमारे ख्याल से ये सब कुछ सच है, अब आप इस पर ठप्पा लगा दें, ऐसा नहीं सर, उसको कंफ्यूज नहीं करते, लेकिन फर्ज कर लें कि एफबीआर एक हम 2 ऑप्शन होंगे, या होगा या नहीं होगा ताल्लुक, या होगा या नहीं। एफबीआर में भी ये प्रूव हो जाता है कि नहीं जी ताल्लुक है, ताल्लुक इन सेंस के एफबीआर में भी प्रूव होता है हैदर वहीद साहब के भाई टैक्स लॉज की वायलेशन की गई, मान लिया, फर्ज कर लिया, उसके बावजूद भी उनकी अहलिया ने अगर टैक्स लॉज की वायलेशन की है, उसका जस्टिस काजी फाइज ईसा से क्या ताल्लुक होगा? नहीं, साबित वहां पे यही होना है ना कि ये क्या फाइज ईसा साहब को डिस्क्लोज करना था या नहीं करना था। अगर बेगम की भी ये एसेट्स नजर सामने आते हैं कि उनके थे, तो भी क्या उन पे जिम्मेदारी थी 116 में कि वो करें जाहिर एसेट्स, और अगर बेगम के नहीं वहां पे पाए जाते हैं तो क्या फिर ये समझा जाए कि वहां पे ये डिसाइड होगा कि ये फाइज ईसा साहब के एसेट्स थे, तो जाहिर है लाजमन फिर उनको डिस्क्लोज करने थे। तो ये सारी चीजें थ्रैश आउट अभी होने को हैं, अभी इस पे फैसला ना सुप्रीम कोर्ट ने किया है और ना एफबीआर ने किया है। ये फैसला कहीं ना कहीं होना है, क्योंकि इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो है ही ये कि क्या जस्टिस फाइज ईसा ने सेक्शन 116 जो टैक्स लॉज का है, इनकम टैक्स लॉज का है, उसको वायलेट किया या नहीं किया, और अगर वायलेट किया तो क्या मलिशियसली बदनीयती पर मबनी उनकी ये वायलेशन थी या एक आम गलती थी, इनएडवर्टेंस थी।
तो ये चीजें अभी जो है थ्रैश आउट होनी है, क्योंकि मिसकॉन्डक्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरा अहम पॉइंट सर, बल्कि तीसरा अहम पॉइंट सर, वो ये है कि इन अ वेरी डिफरेंट सिनारियो जो कि पॉसिबल है, अगर हुकूमत की बदनीयती साबित हो जाती है, जो कि दरख्वास्त है जस्टिस काजी साहब की, तो फिर हुकूमत के लिए क्या नतायज होंगे? देखिए, मुमकिन तो ये बिल्कुल है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये डायरेक्शन दे सकती है कि एसेट रिकवरी यूनिट जो है वो गैर आईनी था, उसको सेटिसाइड कर सकती है, और इसमें जो तकर्रियां हुई हैं उनको सेटिसाइड कर सकती है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट इस चीज के लिए भी आजाद है कि वो अगर चाहे तो इंक्वायरी ऑर्डर कर सकती है, प्रोसीडिंग्स ऑर्डर कर सकती है, FIRs भी कटवा सकती है ऐसे लोगों पे जिन्होंने कि ये शवाहिद फायजी साहब के हवाले से हासिल करने के लिए कानून तोड़ा, अगर तो तोड़ा, तो ये सारी चीजें करने के लिए सुप्रीम कोर्ट वैसे तो आजाद होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हम प्रेसिडेंट देखें तो ज्यादातर मेरे ख्याल से ये फैसला ज्यादा चांस है कि इसी चीज पे आएगा कि क्या ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है, क्या ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे वार है, या वाकई एक जज के मिसकॉन्डक्ट को यहाँ पे जो है ट्राई किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।